नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, आने वाले समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ही देश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ बनेंगे। केरल सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं और कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को जब्त करने की शुरुआत कर दी है। यूनेस्को ने इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया। पुरुष हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में रायपुर में खेले जा रहे दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के खिलाफ क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया है। सम्मेलन में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के अधिकारी शामिल हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में तकनीक के उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण और जेल सुधारों पर भी चर्चा हो रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ही देश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ बनेंगे। आज उन्होंने भोपाल में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। 4 दिन का ये आयोजन मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किया जा रहा है। इस महोत्सव में 8000 से अधिक वैज्ञानिक, शिक्षक, अनुसंधानकर्ता और विद्यार्थी शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि देश में प्रतिभाओं, लोगों की क्षमताओं और जुनून में कभी कमी नहीं रही है, लेकिन पहले वातावरण अनुकूल नहीं था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अब स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वैज्ञानिक कार्यक्रमों और स्कीमों को बढ़ावा दे रही है और नए प्रयोगों को भी लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इस देश में कभी प्रतिभा की कमी न थी, परंतु शायद उस प्रकार का वातावरण नहीं था, अनुकूलता का। अब वातावरण बदला है और ये इसलिए भी कि मोदी जी ने इसकी प्राथमिकता को समझा, इसके महत्व को समझा। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधनों में उन्होंने विज्ञान का उल्लेख करना शुरू किया, जो शायद पहले इस प्रकार के संबोधनों में देखने को नहीं मिलता था। और इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसे फैसले लिए जिनकी हमें कभी कल्पना न थी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में नए क्षेत्रों और खासकर कृषि में स्टार्टअप की प्रचुर संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बांस बहुतायत में पाया जाता है और अपशिष्ट से धनार्जन के मामले में मध्य प्रदेश काफी योगदान कर सकता है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धर्म और विज्ञान परस्पर बाधक नहीं है। उन्होंने कहा कि विज्ञान जहां समाप्त होता है, अध्यात्म की वहां से शुरुआत होती है। इस महोत्सव में 15 विषयों पर चर्चा होगी। इनमें विद्यार्थी विज्ञान ग्राम, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन और मेगा स्टार्टअप एक्सपो प्रमुख हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का लक्ष्य ऐसे कैडेट्स तैयार करना है जो भविष्य को आकार दे सकें और समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित भी हो सकें। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी अधिकारियों और कैडेटों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी साथ मिलकर काम करने की भावना का संचार करता है, जो भारतीय संस्कृति की पहचान भी है। एनसीसी में आने के बाद हमारे अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी डेवलप होती है वो होती है टीम स्पिरिट, और इस गुण को हमें अपने अंदर हमेशा बनाए रखना है। यह हमारी अपने सभी कैडेट से अपेक्षा है। श्री सिंह ने कैडेटों से अपील की कि वे शिविर के दौरान मिली शिक्षा को कार्य रूप दें ताकि वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का बेहतर तरीके से निर्वाह कर सकें। कार्यक्रम के दौरान श्री सिंह ने एनसीसी के कैडेटों को रक्षा मंत्री पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार आ रहा हूं शनिवार को रात 9:30 बजे अभ्यास प्रोग्राम में। विषय है दर्शन शास्त्र। आप
जरूर सुनिएगा FM गोल्ड 100.1 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कृषि और डिजिटल सहित कई क्षेत्रों में समझौते की संभावना है। श्री अल सीसी इस वर्ष 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में मिस्र की सैन्य टुकड़ी भी भाग ले रही है। श्री अल सीसी मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता मीडिया के साथ संवाद भी करेंगे। श्री अल सीसी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भोज में शामिल होंगे। श्री अल सीसी का राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जाएगा। मिस्र के राष्ट्रपति भारत यात्रा के दौरान यहां के कारोबारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। भारत और मिस्र के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। ये पहला अवसर है जब मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि जब कभी श्रीलंका को जरूरत पड़ी है तो भारत ने एक विश्वसनीय पड़ोसी तथा साझेदार की भूमिका निभाई है। श्री जयशंकर ने कहा कि उनकी श्रीलंका यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पड़ोसी प्रथम की नीति की अभिव्यक्ति करती है। भारत ऋण उपलब्ध कराने वाले देशों में पहला देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रीलंका को ऋण उपलब्ध कराने के तौर तरीके में बदलाव किए जाने का आश्वासन दिया है। श्री जयशंकर ने श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा के समापन पर यह घोषणा की। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों राज्यों के निवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि इन राज्यों की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और स्थायी परंपराएं देश की विविधता को समृद्ध बनाती हैं। उपराष्ट्रपति ने भी देश के विकास में इन राज्यों के लोगों के उल्लेखनीय योगदान के लिए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेघालय अपनी सशक्त संस्कृति के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से संगीत, कला और खेलों के प्रति उत्साह तथा इस राज्य के लोगों ने अन्य कई क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने मणिपुर के लोगों की आकांक्षाएं पूरी होने की कामना की और कहा कि ये राज्य देश की विकास यात्रा को मजबूत बनाता रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्योत्सव के अवसर पर इन राज्यों के निरंतर विकास, प्रगति और समृद्धि की कामना की है। श्री शाह ने कहा कि मणिपुर ने बार बार अपनी अजेय भावना और देशभक्ति साबित की है, चाहे ये खेल या कला से जुड़ा हो या फिर सशस्त्र बलों से संबंधित हो। मेघालय के योगदान का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि ये वैश्विक पर्यटकों को आश्चर्यजनक सुंदरता के कारण आकर्षित कर रहा है। श्री शाह ने हाल ही के वर्षों में राज्य के अच्छे शासन की भी सराहना की। एक संदेश में उन्होंने कहा कि त्रिपुरा शांति और प्रगति के युग में प्रवेश कर चुका है और आने वाले समय में यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य और अधिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में उन्होंने कहा कि इन राज्यों की विशिष्ट संस्कृति और परंपराएं राष्ट्र की मजबूती और विविधता का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने इन राज्यों के विकास के सभी पहलुओं में सफल होने और आगे बढ़ने की भी कामना की। त्रिपुरा में 60 सदस्यों की विधानसभा चुनाव के लिए राजपत्र अधिसूचना आज जारी की गई। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है, जबकि 2 फरवरी तक उम्मीदवारों के नाम वापस लिए जा सकते हैं। वोटों की गिनती 2 मार्च को कराई जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि 1 जनवरी 2023 की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार कुल पात्र उम्मीदवारों की संख्या 28,13,478 है। इनमें से 14,14,576 पुरुष मतदाता और 13,98,825 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 77 मतदाता किन्नर समुदाय से हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी गीते किरण कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराने के व्यापक प्रबंध किए हैं। निर्वाचन तंत्र सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करेगा।
अधिकांश केंद्रीय अर्धसैनिक बल राज्य में पहुंच गए हैं। उन्हें प्रत्येक मतदान केंद्र पर तैनात किया जाएगा और वे सभी महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय जांच चौकियों, हवाई अड्डों और सर्कलों तथा गलियों में तैनात किए जाएंगे। सामान्य पर्यवेक्षक के अलावा इस बार वित्तीय पर्यवेक्षक ने 3 विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं जो सुरक्षा, तैनाती और प्रवर्तन उपायों को सघन बनाने का काम सुनिश्चित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केरल में राज्य सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के नेताओं और कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को जब्त करने की शुरुआत कर दी है। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 23 सितंबर को प्रतिबंधित संगठन की हड़ताल के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के लिए इस संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं से 5 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल करने का आदेश दिया था। जम्मू कश्मीर में नरवाल क्षेत्र में आज हुए 2 संदिग्ध विस्फोटों में 6 लोग घायल हो गए। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि ट्रकों के हब माने जाने वाले नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर के यार्ड नंबर 7 में संदिग्ध धमाकों की सूचना मिली। जम्मू क्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि 2 वाहनों में हुए विस्फोट में 6 लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर है और आगे की जांच जारी है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इस वर्ष 24 जनवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान बालिकाओं तथा महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। संगठन की महानिदेशक ऑड्रे अजूले ने बताया कि किसी भी देश में लड़कियों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यूनेस्को के अनुसार फिलहाल अफगानिस्तान में लगभग 80% बालिकाएं और युवतियां तालिबानी शासन में शिक्षा से वंचित हैं क्योंकि उन्हें स्कूल और कॉलेज नहीं जाने दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आज सुबह G20 वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में G20 वॉकाथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके साथ ही 3 अन्य शहरों वाराणसी, आगरा और नोएडा में भी वॉकाथन की शुरुआत हुई। बाकी तीनों शहरों में सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी इस आयोजन में शामिल हुए। बड़ी संख्या में युवा, छात्र, NCC कैडेट और वरिष्ठ नागरिकों ने भी वॉकाथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में G20 से जुड़े कुल 11 आयोजन होने हैं जो वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पुरुष हॉकी विश्व कप में कल के ग्रुप मैच की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल राउरकेला में खेले गए ग्रुप के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 9-2 से हराया जबकि फ्रांस और अर्जेंटीना के 5-5 गोल पर मैच ड्रॉ हो गया। बेल्जियम ने जापान को 7-1 से और जर्मनी ने दक्षिण कोरिया को 7-2 से हराया। नॉकआउट दौर के मैच कल और परसों खेले जाएंगे। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को अपनी जगह पक्की करने के लिए क्रॉस ओवर मैच खेलना होगा। कल मलेशिया का मुकाबला स्पेन से होगा जबकि भारत न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। इस दौरान भारतीय मिडफील्डर हार्दिक सिंह घुटने में चोट लगने के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट में भारत के साथ 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में 5 विकेट पर 15 रन बना लिए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। पहले एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हैदराबाद में बुधवार को कांटे की टक्कर में 12 रन से पराजित किया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास ने आज पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली विषय पर 5 किलोमीटर की मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया। इसमें कॉलेज के सैकड़ों विद्यार्थियों, मानव तस्करों से छुड़ाए गए पीड़ितों, खिलाड़ियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों और बच्चों ने भाग लिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पहलवानों ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों के आरोपों की जांच एक समिति द्वारा की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ही देश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ बनेंगे। केरल सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं और कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को जब्त करने की शुरुआत कर दी है। यूनेस्को ने इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है।
पुरुष हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और रायपुर में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के खिलाफ क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।